किताब पर चर्चा जारी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अंबेडकर और साम्यवाद 3 एपिसोड इस पे बन चुके हैं। इस किताब की प्रस्तावना आनंद तेलतुंबड़े साहब ने लिखी है। लेफ्ट वर्ड से ये प्रकाशित है और डिस्क्रिप्शन में इस किताब का डिटेल्स डाल दूंगा और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मंगवा भी सकते हैं इस किताब को। दिलचस्प है, इस एपिसोड में मैं यह चर्चा करने जा रहा हूं कि अंबेडकर के रिश्ते साम्यवादियों से कैसे थे। अंबेडकर के रिश्ते भारतीय साम्यवादियों से कैसे थे। क्या उनका बिलगाव साम्यवाद से था या उनकी नाराजगी भारत के कम्युनिस्टों की कार्यशैली से थी। इस एपिसोड में पूरी चर्चा करने वाला हूं। पूरा वीडियो सुनिए, सुनाइए, देखते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुरू करते हैं अंबेडकर और कम्युनिस्ट। आनंद तेलतुंबड़े लिखते हैं कि मजदूर वर्ग की पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के गठन से एक धारणा यह बनी थी कि उस दौर में अंबेडकर मार्क्सवाद के नज़दीक थे। बाद के उनके कम्युनिस्ट विरोधी वक्तव्यों से स्पष्ट था कि अब ये दूरी बढ़ गई थी। अंबेडकर विद्वान गेल ऑम्बेट ने लिखा है कि 1930 के दशक के दौरान मार्क्सवादी समझ के सबसे अधिक नज़दीक थे, लेकिन 1950 के दशक के मध्य तक उन्होंने मार्क्सवादी अर्थशास्त्र से नाता तोड़ लिया था। मतलब 30 के दशक में अंबेडकर मार्क्सवाद के नज़दीक थे, 50 के दशक में तोड़ लिया था। अब वह एक सोशल डेमोक्रेट बन गए थे। असल में अंबेडकर कभी भी मार्क्सवादी समझ के करीब नहीं रहे और न ही उन्होंने कभी मार्क्सवादी अर्थशास्त्र को अंगीकार ही किया था। फिर भी यह तो निश्चित है कि साम्यवाद में उनकी रुचि हमेशा रही और वह कभी कम भी नहीं हुई। गहरी धार्मिक परवरिश तथा उदारवाद पर आधारित उनकी विचारधारा कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने छात्र जीवन के दौरान फेबियनवाद और व्यवहारवाद के प्रभाव ने मार्क्सवाद में उनकी रुचि को समाप्त कर दिया था। कोलंबिया के अपने प्रोफेसर जॉन डेवी से अंबेडकर गहरे रूप से प्रभावित थे। डेवी अपने समय के सर्वाधिक प्रभावशाली अमेरिकन विचारकों में से एक थे। एक अग्रणी व्यवहारवादी दार्शनिक और फेबियन समाजवादी, डेवी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी लीग के अध्यक्ष थे। यह ब्रिटेन की फेबियन सोसाइटी के समकक्ष एक अमेरिकी संस्था थी। डेवी डॉक्टर अंबेडकर के गुरु थे, टीचर थे। मार्क्सवाद के खिलाफ अंबेडकर की अधिकांश आपत्तियों को फेबियन साहित्य में तलाशा जा सकता है। इसी तरह के स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में भी सोशलिज्म का आशय यह नहीं है कि उन्होंने मार्क्सवादी अर्थशास्त्र को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कभी भी मार्क्सवादी अर्थशास्त्र को स्वीकार ही नहीं किया था, तो उसे छोड़ देने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लेकिन वो दशक ऐसा है जिसमें पूरे दुनिया में पूंजीवाद और समाजवाद पर चर्चा चल रही थी। थ्योरेटिकली ऑफिशियली मार्क्सवाद को उन्होंने कभी न स्वीकार किया, न कभी उस पर बहस की, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है 30 के दशक में। आगे लिख रहे हैं तेलतुंबड़े साहब, मार्क्सवाद की एक प्रारंभिक पुस्तिका तक यह स्पष्ट कर देती है कि अकेले समाजवाद को मार्क्सवाद के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है। ओल्ड टेस्टामेंट या प्लेटो के रिपब्लिक में दर्शाए गए प्राचीन समाजवाद से लेकर काल्पनिक समाजवाद, यूटोपियन सोशलिज्म, फेबियन समाजवाद, सिंडिकलिस्ट समाजवाद, गिल्ड समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद, स्टेट समाजवाद तक इसके विभिन्न प्रकारों की एक पूरी श्रृंखला है। इसमें वैदिक समाजवाद को कैसे भुलाया जा सकता है, जिसको हमारे कुछ भारतीय कॉमरेडों ने ही प्रस्तावित किया था। मार्क्स ने अपने समाजवाद को इन सभी संस्करणों से भिन्न करने के लिए वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था।
19वीं सदी के चरम व्यक्तित्ववाद की प्रतिक्रिया स्वरूप स्टेट समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म अथवा सामूहिक समाजवाद के विचार का जन्म हुआ था। इसके सिद्धांत जर्मनी के एडवर्ड, फ्रांस के जीन जुआरेज, स्वीडन के कार्ल ब्रिटिंग और बेल्जियम के एडवर्ड एंसिलन के लेखों में मिलते हैं, जिसको कल्याणकारी राज्य पूंजीवाद के युग में प्रोत्साहन मिला था। स्टेट सोशलिज्म में राज्य नाम की संस्था को समाप्त करना नहीं होता है, बल्कि पूंजीवादी भेदभाव और असमानता की बुराइयों को दूर करना होता है। यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। इसकी मान्यता है कि राज्य नाम की संस्था में यह सामर्थ्य है कि वह शोषण का खात्मा करके सार्वजनिक कल्याण को प्रोन्नत करे। इसमें आम तौर पर यह परिकल्पना की जाती है कि उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, अर्थात नेशनलाइजेशन किया जाएगा। उत्पादित जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका नेशनलाइजेशन किया जाएगा। मजदूरों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा और कमजोर तबकों के पक्ष में राज्य द्वारा सामाजिक न्याय के कदम उठाए जाएंगे। इतिहासकार गेल लोम्बर्ट 26 अगस्त 1954 के अंबेडकर के भाषण का जिक्र करती हैं, जिसमें सरकार की रूस समर्थक विदेश नीति की आलोचना करते हुए यह कहा गया था कि साम्यवाद जंगल की आग जैसा था। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर खाक कर देता है। बहरहाल, इस बात से शायद ही कोई असहमत होगा कि अंबेडकर रूस और चीन के प्रति सकारात्मक रुचि नहीं रखते थे, लेकिन क्या यह भावना अंबेडकर के नेहरू विरोध के कारण नहीं थी, जिन्होंने इन दोनों राष्ट्रों के प्रति मित्रता का आडंबर कर रखा था? या इसके पीछे मार्क्सवाद के प्रति धिक्कार और साम्यवाद की कार्यनीति के प्रति उनकी घृणा काम कर रही थी? ये सवाल छोड़ रहे हैं तेलतुंबड़े साहब। यह एक अनिर्णित प्रश्न बना हुआ है। इसके अलावा लेनिन के समय के प्रारंभिक वर्षों को छोड़कर सोवियत रूस ने वस्तुतः अपनी चमक ही खो दी थी और अपने बहुत से शुभचिंतकों को निराश कर दिया था। तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंबेडकर 1930 के दशक तक साम्यवाद के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन बंबई के कम्युनिस्टों के साथ उनके अनुभव ने कम्युनिस्टों के प्रति उनके मन में कड़वाहट पैदा कर दी थी। फिर भी इतना तो तय है कि क्रांति के बाद के रूस के लिए उनके मन में एक खामोश प्रशंसा का भाव जरूर था। यह एक दिलचस्प बात है कि जब 1922 में रूस में जोसेफ स्टालिन सत्ता में आए थे, तब अंबेडकर ऐसे कम्युनिस्ट शासन के प्रति भावुक हो गए थे जिसमें राज्य प्रमुख के रूप में एक गरीब मोची के पुत्र को भी स्वीकार किया जा सकता था। रूस के बाहर स्टालिन के विरोधियों में प्रचलित उनके आतंक और उससे जुड़े तमाम नकारात्मक किस्सों के बावजूद अंबेडकर के मन में स्टालिन के प्रति नरम रुख बना हुआ था। कहा जाता है कि जिस दिन स्टालिन की मृत्यु हुई, अंबेडकर ने उनके प्रति अपना शोक प्रकट करने के लिए उपवास रखा था। यह रेफरेंस बेसिकली एसके विश्वास साहब दे रहे हैं, लेकिन एसके विश्वास साहब ने कोई इसका और प्राइमरी सोर्स कोई रेफरेंस नहीं दिया है। असल में तेलतुंबड़े साहब लिख रहे हैं कि कम्युनिस्टों के प्रति उनकी कड़वाहट मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय की तुलना में स्थानीय और सिद्धांत की तुलना में व्यवहार के कारण थी। 1940 के दशक के बाद अंबेडकर ने लगातार कम्युनिस्ट विरोधी वक्तव्य देने शुरू कर दिए थे। इन वक्तव्यों का कई बार कुछ संदर्भ भी नहीं होता था। कम्युनिस्ट जिस तरह अंबेडकर को अपने समर्थक वर्ग में फूट पैदा करने वाले कारक के रूप में देखते थे, उसी तरह अंबेडकर इस बात से चिंतित रहते थे कि दलित तबका कहीं साम्यवाद के संभावित आकर्षण का शिकार न हो जाए।
आखिरकार दोनों के समर्थकों का आधार तो एक ही था, मजदूर वर्ग। 1946 के चुनाव के मौके पर अपने समाचार पत्र जनता के माध्यम से उन्होंने कम्युनिस्टों से सावधान रहने की घोषणा की थी। परस्पर छीटाकशी से यह करवाहट और अधिक बढ़ती गई। कहा जाता है कि 1952 के चुनाव में डांगे कम्युनिस्ट लीडर ने जनता से अंबेडकर के पक्ष में वोट डालने की बजाय अपना वोट गवा देने का आह्वान किया था। मार्क्सवाद से असहमति जताने वाली एक घटनाएं कोई पहला नहीं था। उससे पहले एक अमेरिकन पत्रकार सेली एस हैरिसन को 21 जनवरी 1928 और 9 अक्टूबर 1953 को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कम्युनिस्टों के प्रति उनकी कटुता साफ साफ दिखाई देती है। और इंटरव्यू का यहाँ वो जिक्र करते हैं कि शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी, जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था जर्नलिस्ट को, ये अंबेडकर के कोट है, शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी कुछ ब्राह्मण लड़कों, डांगे तथा अन्य के हाथों में थे। वे मराठा समुदाय और अनुसूचित जातियों को विश्वास में लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये महाराष्ट्र में कोई प्रगति नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि वे ज़्यादातर ब्राह्मण लड़कों का एक झुंड है। रूसियों ने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को उन्हें सौंपकर एक बड़ी गलती की थी। रूस या तो भारत में साम्यवाद नहीं बल्कि केवल अपना ढोल पीटने वाले लड़के चाहते थे, या उन्हें किसी बात की कोई समझ ही नहीं थी। ये मैंने अम्बेडकरनामा में एक वीडियो बनाया था जहाँ पे ये जिक्र उन्होंने किया है, अम्बेडकर साहब ने जिक्र किया था। बहरहाल अनंत तेलतुंबड़े आगे लिखते हैं कि उसके कई वर्ष पहले 1937 के चुनावी वर्ष में मैसूर में वे उत्पीड़ित वर्गों के जिला सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। वहां अंबेडकर ने यह घोषणा की थी कि कम्युनिस्टों के पक्के दुश्मन हैं वे, क्योंकि वे लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मजदूरों का शोषण करते थे, इसलिए उनके साथ जुड़ने की कोई संभावना नहीं थी। गेल ऑम्बेट का कहना है कि 1930 के दशक में वे मार्क्सवादियों के सर्वाधिक करीब थे। फिर चुनाव के केवल एक वर्ष बाद ही जनवरी में खोटी व्यवस्था के खिलाफ, 1938 की बात है, 20,000 किसानों के ऐतिहासिक मार्च में औद्योगिक विवाद विधेयक के विरुद्ध सितंबर 1938 की व्यापक हड़ताल में वे उनके साथ हाथ मिलाने वाले थे। वैसे तो कम्युनिस्टों के साथ उनके इस प्रकार के ठंडे गर्म रिश्ते के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन उनके इन बयानों से पता चलता है कि उन्होंने कम्युनिस्ट विरोधी वक्तव्य मुख्यतः चुनावी राजनीति में अपना मैदान बचाने की बेचैनी के चलते जारी किए थे। प्रश्न यह है कि आखिर उनके कम्युनिस्ट विरोध की वजह क्या थी? क्या इसकी वजह मार्क्सवादी साम्यवाद के सिद्धांत के खिलाफ उनकी कोई मान्यता थी, या वे उस सिद्धांत को लागू करवाने वाले पेशेवर लोगों के आचरण के खिलाफ थे? बहरहाल एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि उनकी खींच का कारण बंबई के कम्युनिस्टों का आचरण था, जिससे उनका आमना सामना अक्सर था। मतलब ओवरऑल जो कम्युनिस्ट यहाँ के पार्टी के मेंबर थे, उनके बिहेवियर से इस तरह के कई दृष्टांत उनके राइटिंग्स में मिलेंगे। अनंत तेलतुंबड़े आगे लिखते हैं कि अंबेडकर का कम्युनिस्टों से सबसे पहला टकराव 1927 के महाड़ संघर्ष के बाद हुआ था, जिसने बंबई और उसके आसपास दलितों को अपने नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलित करने के लिए प्रेरित किया था। 1928 के हड़ताल के मद्देनजर जब टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के कम्युनिस्ट नेताओं ने समर्थन के लिए अंबेडकर से संपर्क किया, तो उन्होंने मिलों में दलित मजदूरों के खिलाफ होने वाले भेदभाव की ओर इशारा किया था। उन्हें अपनी अस्पृश्यता के कारण
अलग घड़ों से पानी पीना पड़ता था तथा उच्च आय वाले बुनाई विभाग में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। अंबेडकर ने उन्हें इसके विरोध में संघर्ष करने को कहा। कम्युनिस्ट नेताओं ने इन मुद्दों को तब उठाया जब अंबेडकर ने दलितों को काम पर वापस भिजवाकर हड़ताल समाप्त करने की धमकी दी। अंबेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष अपनी गवाही में कहा था, अभी हाल ही के बंबई की हड़ताल में इस मामले को मैंने लगातार उठाया। मैंने यूनियन के सदस्यों से कहा कि यदि वे हर विभाग में उत्पीड़ित वर्गों के काम करने के अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं तो मैं उत्पीड़ित वर्गों को हड़ताल में भाग न लेने के लिए राजी करना चाहूँगा। बाद में वे भारी अनिच्छा से इसे अपनी मांग में से एक मांग के रूप में शामिल करने के लिए सहमत हो गए और जब इसे मिल मालिकों के समक्ष पेश किया गया तब मिल मालिकों ने उनकी अनदेखी करते हुए कहा कि अगर ये अन्याय था तो वे उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। यानी फैक्ट्री मिल वर्कर के बीच अगर भेदभाव हो रहा था तो मिल मालिक कह रहे हैं कि ये उनके लिए जिम्मेदार नहीं थे। बहरहाल सही बात तो यह है कि यह कड़वाहट पूरी तरह से एक तरफा नहीं थी। कम्युनिस्टों ने साइमन कमीशन के साथ अंबेडकर के सहयोग के मसले पर उनसे नाराजगी जताई। जैसा कि अंबेडकर के जीवनीकार धनंजय कीर ने दर्ज किया है कि अंबेडकर ने ईडी ससून मिल्स ग्रुप के प्रबंधक फ्रेडरिक स्टॉस के उकसावे पर मार्क्सवादियों और अन्य को धत्ता बताते हुए दलित मजदूरों को हड़ताल तोड़कर काम पर वापस जाने का आह्वान किया था। उनकी दलील यह थी कि कम्युनिस्ट बिना इस बात की परवाह किए कि हड़ताल का मजदूरों की हालत पर कितना खराब असर पड़ेगा, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का इस्तेमाल कर रहे थे। शुरुआती दौर के कम्युनिस्टों का जाति के प्रश्न को महत्व न देने वाला रवैया उनके आधारभूत एवं अधिसंरचना के मार्क्सवादी रूपक के चलते पैदा हुआ था। मतलब बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की जो समझ थी मार्क्सवादी, उसकी वजह से पैदा हुआ था। समझते थे कि जाति सुपर स्ट्रक्चर है। उन्होंने इसे शाब्दिक अर्थों में अंगीकार कर लिया था तथा अंबेडकर के नेतृत्व वाले जाति विरोधी आंदोलन की उन्होंने कभी सराहना नहीं की, प्रायः उसका तिरस्कार ही किया गया। उनका मानना था कि जब तक समाज का आर्थिक ढांचा नहीं बदला जाता तब तक जाति व्यवस्था जैसे संरचनात्मक संस्थाओं में, सुपर स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन में बदलाव लाने का कोई अन्य उपाय नहीं था। इस पेडांटिक पंडिताऊ रवैये के चलते ही उन्होंने इस प्रकार के संघर्षों को अनुपयोगी करार देकर उपहास उड़ाया था। असल में वे इसके विरोधी भी थे, क्योंकि इसे अपने समर्थन के मुख्य घटक मजदूर वर्ग में विभाजन पैदा करने वाला मानते थे। जाति के प्रश्न को मजदूरों में विभाजन हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने वर्ग और जाति के संबंध में अपनी नासमझी दिखाई और उससे भी अधिक नासमझी उन्होंने मार्क्सवाद के प्रति दिखाई। उन्होंने वर्ग को विशुद्ध आर्थिक श्रेणी के रूप में तथा जाति को सामंतवाद से जुड़ी एक सांस्कृतिक श्रेणी के रूप में देखा समझा था। वे भारतीय उपमहाद्वीप के जीवन के हर पहलू में किसी जीवन दर्शन के रूप में उपस्थित जाति की वास्तविकता के प्रति आंख बंद किए रहे। इस प्रकार से मार्क्सवाद को एक पंथ अथवा अर्ध धर्म की तरह समझने की गलती करते हुए उससे ऐसे चिपक गए जैसे हिंदू धर्मशास्त्रों से चिपके हुए थे। लिखित शब्दों के प्रति शुद्धतावादी निष्ठा ब्राह्मणवादी संस्कृति की एक विशेषता मानी जाती है। मार्क्सवाद के प्रति उनके व्यवहार में वही शुद्धतावादी दृष्टि नजर आने लगी।
मार्क्सवाद के औद्योगिक मजदूर वर्ग ही क्रांति का अगुआ दस्ता होगा कि सिद्धांत पर अड़े रहकर उन्होंने विशाल बहुमत वाले अन्य मेहनतकशों की दुर्दशा की अनदेखी कर केवल महानगरों के मजदूरों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। तो अंबेडकर का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो भारत के कम्युनिस्टों से है। ऑफिशियल मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट अंबेडकर नहीं रहे, उनकी अपनी समझ थी। वो स्टेट सोशलिज्म या वेलफेयर स्टेट, जॉन डेवी का उन पर प्रभाव था। ऑफिशियल मार्क्सिस्ट नहीं रहे, लेकिन 30 के दशक में और स्टेट एंड रेवोल्यूशन में भी स्टेट सोशलिज्म की उस पर झलक दिखेगी। देखते रहिए अंबेडकरनामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।